पाकिस्तान बांग्लादेश चाइना एक्सिस एक कन्वर्जेंस बन रही है, एक थ्रेट बन रही है और ये इंडिया के खिलाफ हो सकती है, ऐसा बोला है अनिल चौहान साहब जो कि हमारे CDS है। उन्होंने ये बोला कि ये थिंक टैंक के एक प्रोग्राम में वो बोल रहे थे, किसी का भी नाम नहीं लिया, उन्होंने ये बोला कि ये कंट्रीज जो है हमारे लिए थ्रेट बनते जा रहे हैं और इसके सिक्योरिटी इम्प्लीकेशंस हैं, साथ में सिक्योरिटी डायनामिक्स जो है वो चेंज हो रहे हैं। इस पूरी एक्सेस का ये जो एक्सेस है ये किस हद तक काबिल, किस हद तक सक्सेसफुल हो पाएगी, किस हद तक इंडिया के लिए थ्रेट है, क्या इंडिया की कोई एक्सेस है, क्या इंडिया क्वाड में बैठा है, इंडिया I2U2 में बैठा है, ये सपोर्ट करेगा कहीं पे? बांग्लादेश जो बोला डोनाल्ड ट्रंप ने कि मैंने मोदी को दिया, तो क्या बांग्लादेश दूसरी चाइना की साइड पहुंच चुका है, अमेरिका के हाथ से बाहर निकल गया? हालांकि मोहम्मद यूनुस जो बैठे हैं वो अमेरिका के पिट्ठू हैं और अमेरिका के खिलाफ जाना बहुत पॉसिबल दिखता नहीं है। क्या थी क्या CIA ने जो गवर्नमेंट चेंज की थी बांग्लादेश में, CIA के हाथ से बाहर निकल चुकी है और CIA के हाथ से बाहर निकल गई है, तो अब क्या होने वाला है? क्या हम तो तीन दुश्मन अपने पड़ोस में उनको टैकल करने में सक्षम हैं? इसी बात करने के लिए हमारे साथ संजीव मीडिया जी, संजीव सर इंटरनेशनल एक्सपर्ट है। संजीव सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। संजीव सर, क्या सिचुएशन, क्या बांग्लादेश निकल चुका है अमेरिका के हाथ से और इंडिया के थ्रेट है? देखिए रोहित जी, मोहम्मद यूनुस भी ना एक बहुत ही चालाक किस्म का इंसान है। वो बांग्लादेश का वो एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट कुछ भी बोलिए, वो बन के उस वक्त उनकी इंटर्न गवर्नमेंट को संभाले बैठे हैं। तो वो बेसिकली पढ़े लिखे, वो उनको नोबेल प्राइज मिला था, या जो उनका जो भी पढ़ाई लिखाई है वो सारी वेस्टर्न कंट्रीज में हुई है। उसमें अमेरिका का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रहा है उनको उस लेवल पे पैदा करने के लिए, या उनके जो जो भी उनकी NGOs रही है वो सब उधर ही रही है। तो ये तो हैंडपिक इंसान रहे हैं बेसिकली। जो गवर्नमेंट यहाँ पे टॉपल हुई है ये अमेरिका की तरफ से हैंडपिक रहे हैं। मगर ये गेम अब इस तरीके से खेल रहे हैं कि क्योंकि उनको एक लेवल से आगे की मदद शायद अमेरिका से नहीं मिल पा रही है। बीच बीच में कुछ ऐसी कहानियां आ रही थी कि शायद अमेरिका अपना बेस बनाने में वहां पे कोशिश कर रहा है, या कोई आइलैंड चुन रहा है, या देख रहे हैं। बट एट द सेम टाइम अगर वो बांग्लादेश उसको आउटराइटली अगर वो अलाउ करता है अमेरिका को, तो कहीं ना कहीं पे बैकग्राउंड में उसको चाइना की हॉस्टिलिटीज जो है वो झेलनी पड़ेगी, कि चाइना उस चीज को आसानी से वहां पे होने नहीं देगा। तो वो बेसिकली इस वक्त उसने दो दो किश्तियों पर अपने पैर रख के उस पे सवार होके वो तैरने की कोशिश कर रहा है, या फ्लोट करने की कोशिश कर रहे हैं। कि एक तरफ से तो अमेरिका से वो मदद मांग रहे हैं, वो उनको उनको उनसे पैसे लेने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट वहां पे बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनका कोई बेस इस तरीके से तैयार हो जाए उस तरीके की कोशिश कर रहे हैं। मगर साथ ही साथ वो चाइना को भी खुश रख रहे हैं, करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे पिछले दिनों देखे गए थे, मोहम्मद यूनुस वहां पे चाइना में बीजिंग जाके बैठ गए थे। उन्होंने चाइना से मदद मांगी कि आप हमें मदद दो, हम भी आपकी मदद करेंगे, ताकि इंडिया का नॉर्थ ईस्ट पूरा जो है वो इंडिया से अलग करवा देंगे, उसको हम अपने तरीके से बाद में चलाएंगे। तो उस वक्त चाइना ने इसकी बात नहीं मानी, कि चाइना इंडिया से डायरेक्ट कभी भी कॉन्फ्रंटेशन में नहीं आएगा, कभी डायरेक्ट जंग में आने की कोशिश नहीं करेगा। हाँ, चाइना इस वक्त बांग्लादेश को पूरा सपोर्ट कर रहा है। मतलब उनके जो जिहादी ग्रुप्स, पाकिस्तान के जो जिहादी ग्रुप्स है वो चाइना बांग्लादेश में पहुंच जाए, वहां पे बांग्लादेश में उनके जिहादी ग्रुप्स को पाकिस्तान के जिहादी ग्रुप ट्रेन करें। वो टेक्निकल सपोर्ट जो है, जो मॉनेटरी सपोर्ट जो है, वो सब इस वक्त चाइना दे रहा है। वो उनको उकसा भी रहा है कि तुम भारत के खिलाफ कुछ ना कुछ उल्टा सीधा करते रहो, ताकि ये कंट्री कभी भी स्टेबल ना हो पाए। तो वही कोशिश है कि चाइना फिलहाल डायरेक्ट नहीं लड़ेगा, मगर कम से कम वो इतना तो जरूर कोशिश करेगा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के जरिए भारत के बॉर्डर पे, या भारत के बॉर्डर के अंदर भी जो किसी न किसी तरीके से लोगों को घुसा के भारत के अंदर जगह जगह पे बॉम्ब ब्लास्ट करवाने, आर्जनी करवानी, रॉयट्स करवाने, मतलब इस टाइप की हरकतें वो करने की पूरी पूरी कोशिश करेगा, और उसको पूरा फाइनेंस भी करेगा, ताकि हमारा भारत देश अनस्टेबल रहे। अमेरिका का एम कुछ और है। अमेरिका का एम ये है कि अगर सपोज कीजिए कि वो बांग्लादेश में अपना कोई आर्मी बेस बनाने को में कामयाब हो जाता है, तो वो बेसिकली म्यांमार को और इंडिया को और चाइना को वहां से ऑब्जर्व कर सकता है। सेम अगर वो जैसे पाकिस्तान में भी अपना अपना आर्मी बेस बनाने में कामयाब होता है, चाइना पाकिस्तान को वैसे भी यूज करता रहता है, अमेरिका बहुत
ट्रांजेक्शनल तरीके से, मगर उनके बेसिस को यूज करके बेसिकली वो इस वक्त ईरान पे और अफगानिस्तान पे अपना दबदबा बनाए रखा है, कंट्रोल बनाए रखना चाहता है। तो अमेरिका का ट्रांजेक्शनल टोटल टोटल वहां पे तरीका है किसी भी कंट्री से डील करने का, उसका फायदा उठाने का। मगर चाइना का तरीका ये है कि वो बेसिकली इंडिया की जो ग्रोथ स्टोरी है उसके अंदर वो एक ब्रेक लगवाना चाहता है, कि किसी भी तरीके से अगर भारत के अंदर माहौल गड़बड़ा जाए बांग्लादेश और या ये पाकिस्तान की वजह से, तो यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट का जो कॉन्फिडेंस है वो हिल जाएगा, और बाहर के जो कंट्रीज के इन्वेस्टर्स है भारत में आने से थोड़े से कतराएंगे, क्योंकि यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बिगड़ जाएगी या यहाँ पे माहौल वैसा नहीं रहेगा। तो चाइना का बेसिकली एम वो है, वो भारत से आउटराइटली झगड़ा भी नहीं करना चाहता, वॉर भी नहीं करना चाहता, क्योंकि उसको भारत की मार्केट भी चाहिए अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए। मगर साथ ही साथ वो भारत को कंट्रोल नहीं करना चाहता है। वो भारत की जो ग्रोथ स्टोरी है वो नहीं चाहता कि वो चाइना को डायरेक्ट कंपटीशन में भारत उतरे और उसको उसको उसकी मार्केट को खाए वो। तो इस तरीके से वो बेसिकली बांग्लादेश और पाकिस्तान का इस्तेमाल करना चाहता है, और डायरेक्ट खुद जंग में उतरना नहीं चाहता भारत के साथ। राइट, डायरेक्ट जंग में उतरना चाहता है, ये इन सबको बढ़ावा दे रहा है, नो डाउट अबाउट इट। तो इसको टैकल करने के लिए इंडिया के पास तरीका क्या है? सीडीएस साहब ने बताया तो, लेकिन क्या हम थ्री फ्रंट वॉर को टैकल कर सकते हैं? पहले 2.5 हाफ फ्रंट था, वो हाफ फ्रंट तो इसमें काउंट ही नहीं। रोहित जी देखिए, सबसे पहले तो ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस के जो चीफ है जनरल अनिल चौहान, उन्होंने स्टेटमेंट दी क्यों? अभी जो स्टेटमेंट उन्होंने दी कि भैया कि अभी बेसिकली उन्होंने कहा कि जो चाइना बांग्लादेश और पाकिस्तान का आपस में मेल हो रहा है, कन्वर्जेंस हो रहा है, और वो बेसिकली अब हमारे जो दुश्मन है वो थ्री फ्रंट से हैं, मतलब वो 3 जगह से हमारे दुश्मन पैदा हो गए हैं जो हमें आने वाले दिनों में तकलीफ दे सकते हैं, और हम उसके हिसाब से अपनी तैयारी कर रहे हैं। तो इनका कहने का ये मकसद ये था कि देखिए कि अगर भारत अपनी सैन्य क्षमता बढ़ाता है, अपने इक्विपमेंट्स को डेवलप करता है, अपनी मिसाइल्स को डेवलप करता है, अपने न्यूक्लियर वॉरियर्स को डेवलप करता है, तो इन पे तो उसके लिए वो बहुत सारा असला बाहर से खरीदेगा, खुद भी अपना डेवलप करेगा। एक तो दाना फेंका जाता है कि भैया देखो, आप भारत की हम लोग इस टाइप की थ्री फ्रंट वॉर के लिए अपने को प्रिपेयर कर रहे हैं, आने वाले दिनों में तो हम बहुत सारा असला खरीदेंगे, तो जो कंट्रीज असला बनाती हैं वो भारत में इंटरेस्टेड रहेंगी इस चीज के लिए, भारत को सपोर्ट करने के लिए, जैसे अमेरिका हो गया, रशिया हो गया, फ्रांस हो गया, इसराइल हो गया, और भी कई कंट्रीज हैं जो दूसरे टाइप की इक्विपमेंट बनाती है, वो फिर भारत को भाग आएंगे कि आपको क्या चाहिए, हम देने को तैयार है। तो भारत उसके बदले में बोलेगा कि मैं एक ही शर्त पे लूंगा अगर आप टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने को तैयार हो, अदरवाइज नहीं देते हो तो कोई बात नहीं, मैं खुद ही अपने लेवल पे डेवलप करने की कोशिश करूंगा। तो अब फ्रांस हो गया, रशिया हो गया, ये तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी करने की बात कर रहे हैं, यहाँ तक कि अब अमेरिका भी बोल रहा है कि दबी जबान में कि हाँ हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि इंडिया दिखा रहा है कि इतने अरबों करोड़ों रुपए का मेरे को परचेज करना है डिफेंस इक्विपमेंट। तो अब चाइना और पाकिस्तान और बांग्लादेश इस चीज से परेशान है कि अगर भारत अपने आप को सैन्य शक्ति को इस लेवल पे बढ़ा लेगा तो वो बेसिकली इस्तेमाल कहाँ करेगा? इस्तेमाल तो हमारे खिलाफ ही करेगा ना, हमें कंट्रोल करने के लिए करेगा, या अपनी डिफरेंस बढ़ाएगा। तो हम भारत के साथ जिस लेवल पे हम भारत को क्षति पहुंचाना चाह रहे हैं वो शायद ना पहुंचा पाए। दूसरी दूसरी उसकी वजह ये है कि इस तरीके से डिक्लेयर करके सीडीएस ये भी बताना चाह रहे हैं कि वो अपनी सैन्य क्षमता भारत में बने हुए डिफेंस इक्विपमेंट के जरिए भी बहुत अच्छे लेवल पे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और उसमें उनको काफी हद तक कामयाबी भी मिली है। अब जैसे पिछले दिनों में अभी एक और सीनियर आर्मी ऑफिशियल्स ने ऐसा स्टेटमेंट दे दिया था कि चाइना पूरी तरीके से पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था ऑपरेशन सिंदूर में, और लगभग 80% 81% इक्विपमेंट जो पाकिस्तान इस्तेमाल कर रहा था उस जंग के अंदर वो सारा चाइना मेड इन चाइना का था। और उन बिना कुछ कहे उन्होंने मतलब ये चीज बता दी पूरी दुनिया को कि देखिए जी, हम ये टोटल चाइनीज इक्विपमेंट को पूरी तरीके से ध्वस्त करने में कामयाब रहे, वो हमारे खिलाफ वो चीजें हमारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं हो पाई, हमारी कोई हानि नहीं हुई उस जंग के अंदर चाइनीज इक्विपमेंट की वजह से। उल्टा वो चाइनीज इक्विपमेंट ने ठीक ना तो ठीक ठाक काम करा, और जो जो थोड़ा बहुत काम करा उसको हमने ध्वस्त कर दिया। तो बेसिकली ये एक के बाद एक जो आर्मी के सीनियर ऑफिशियल्स की स्टेटमेंट आ रही है, आज तो सीडीएस की स्टेटमेंट आ गई जो कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों के कंबाइंड चीफ है, उनकी स्टेटमेंट आ गई। तो एक तो मेरे को ये लगता है ये पीआर एक्सरसाइज है, दूसरी मुझे लगता है ये मार्केटिंग एक्सरसाइज भी है भारत को अपने आप को दुनिया के सामने पेश करने की कि हम डिफेंस इक्विपमेंट खरीदेंगे भी, हम बेचेंगे भी। तो जिसको भारत का बने हुए डिफेंस इक्विपमेंट चाहिए
वो भारत से खरीदेगा। दूसरी जिसको भारत को डिफेंस इक्विपमेंट बेचना है वो भारत में भागा भागा आएगा कि क्या चाहिए, हम देने को तैयार है। तो बेसिकली इन्होंने एक तीर से कई निशाने मार दिए। इन्होंने पाकिस्तान और चाइना और बांग्लादेश को ये समझा दिया कि अगर तुम हमारे साथ गड़बड़ी करोगे और हमने आगे 3 फ्रंट वॉर लड़नी पड़ गई तो हम तुम्हारे ऐसा ऐसे इक्विपमेंट यूज करेंगे डिफेंस के जिसका तुम सोच नहीं सकते। तो इसलिए वो ऐसा कोशिश मत करना कि हमें क्षति पहुंचाने की। दूसरा, दुनिया के अंदर इन्होंने एक मैसेज भेज दिया कि भारत अब उन सैन्य शक्तियों में से एक शक्ति है जिसको आप सीरियसली लीजिए, उसको आप मजाक में नहीं ले सकते, क्योंकि जो हमने काम पाकिस्तान में 4 दिन में करके दिखा दिया वो अच्छे अच्छे देश नहीं कर पाए उस लेवल का काम। तो अपनी सैन्य शक्ति को ये मार्केटिंग भी कर रहे हैं और पूरी दुनिया के सामने भी ला रहे हैं, जिसकी वजह से अब दुनिया इनको अलग ही लेवल पे देख रही है, अलग ही ये देख रही है कि ये उन विकसित देशों की श्रेणी में जुड़ गए हैं जो मुश्किल से 3 या 4 ऐसे देश हैं जिनके पास ऐसी क्षमता है, जिसमें से अमेरिका हो गया, रशिया हो गया, चाइना हो गया और चौथे नंबर पर भारत आ गया। भारत हो सकता है चाइना से भी आगे निकल गया इस वक्त। तो मैं इसको इस श्रेणी में गिन रहा हूँ कि अमेरिका नंबर 1 है, रशिया नंबर 2 है, भारत नंबर 3 है, शायद चाइना चौथे नंबर पे शायद इस वक्त मैं गिनूंगा, शायद मैं चौथे नंबर पे भी ना गिनूं, शायद उससे भी नीचे गिनूं। तो मगर फिर भी क्योंकि उनकी जितनी उनके पास फौज है, जितनी उनके पास आर्मी की इक्विपमेंट की संख्या है, उसके हिसाब से गिना जाए तो शायद वो तीसरे या चौथे नंबर पे अपने को उनको गिना जा सकता है। मगर उस इक्विपमेंट के इस्तेमाल करने की क्षमता के बारे में बात करी जाए, उनके सैन्य की लड़ने की क्षमता के बारे में बात करा जाए, वो भारत से बहुत पीछे है इस वक्त, और शायद भारत इस चीज का पूरा भरपूर फायदा उठा रहा है। और कहीं ना कहीं पे ये मतलब एक तंज अमेरिका की तरफ भी खींचा जा रहा है कि भैया आप जो वहां पे टैरिफ की वॉर पे बात छेड़ रहे हो, अगर आप इक्वल लेवल पे हमें नहीं लोगे तो कोई ना कोई तो इक्वल लेवल पे लेगा। तो अगर आप हम पे ये बोलोगे कि भारत की अगर नहीं करेगा हमारे पूरी तरह डिफेंस डील, सॉरी, ये इकोनॉमिक डील नहीं करेगा या ट्रेड डील नहीं करेगा तो हम ज्यादा पे टैरिफ लगा देंगे, तो ठीक है लगा दीजिए। हमारे पास और बहुत सारे दोस्त देश अब बन गए भारत के जो भारत से सामान लेने को तैयार है। तो भारत अपनी जो इकोनॉमी को किसी न किसी तरीके से सेफगार्ड करके चल रहा है, क्योंकि उसने अपने अपने दोस्त ज्यादा बनाए हैं, दुश्मन कम बनाए हैं। तो उनको उन देश में भारत अपना सामान बेच सकता है, खरीद सकता है, उनके साथ बराबरी का काम कर सकता है। तो अमेरिका को कहीं ना कहीं भी अंदर ही अंदर समझ आ रहा है कि भारत जो इस वक्त बात कर रहा है वो एक अलग लेवल पे उठ के बात कर रहा है। भारत अपने को असर्ट कर रहा है, वो जितना भारत की क्षमता है वो उससे ज्यादा असर्ट करने की कोशिश कर रहा है और आंख में आंख मिला के बात कर रहा है। अगर भारत के साथ हमें सही तरीके से चलना है तो हमें उनके साथ बैठ के आमने सामने बैठ के दोनों उनके फायदे की और अपने फायदे दोनों को एक साथ लेके चलना पड़ेगा। सिर्फ एक तरफा फायदे की बात करके हम भारत के साथ ट्रेड नहीं कर सकते। तो ये सारी चीजें मिली जुली हैं जिसके अंगे ये सारी बातें हो रही हैं। तो उसी का ये मिला जुला मिश्रण का जो भारत जो है अब समय समय पे, अब पहले भारत कभी इस तरीके से करता नहीं था रोहित जी, कि भारत का सीडीएस या आर्मी को सीनियर जनरल आके सामने आके इस ऐसे मंच से जाके स्टेटमेंट दे जो कि पूरी दुनिया में खलबली मचाए। पहले कभी बात नहीं करता था। आर्मी के ऑफिसर्स जो होते जितने भी होते थे वो बैकग्राउंड में रहते थे, पॉलिटिशियंस ही हमेशा स्टेटमेंट देते थे। मगर पॉलिटिशियंस तो अपना जो काम कर रहे हैं वो कर ही रहे हैं, चाहे मोदी जी के लेवल पर है, राजनाथ सिंह जी के लेवल पर है, अपने एस जयशंकर जी के लेवल पर है, या अजीत डोवल जी के लेवल पर है, वो सारा काम चल रहा है उसमें। और यहाँ तक ऑपोजिशन के भी 2-3 लीडर्स पे मोदी गवर्नमेंट ने अपने साथ में लेकर चल रहे हैं, जिसमें शशि थरूर जी का सबसे ऊपर नाम आ रहा है। तो वो सब काम हो रहा है, डिप्लोमेटिक लेवल पे बहुत कुछ काम हो रहा है, कूटनीतिक लेवल पे बहुत कुछ काम हो रहा है। मगर ये जो स्टेटमेंट्स आर्मी के टॉप ऑफिशियल्स की तरफ से आ रही है, ये एक अलग तरीके का माहौल पूरी दुनिया में पैदा कर रही है, जिससे भारत अपने आप को बहुत बड़ी सैन्य शक्ति के रूप में पेश करने में कामयाब हो रहा है। बिल्कुल सही, पेश करने में कामयाब हो रहा है। और देखते हैं कि ये कितने दिन में कब तक हम इसे ठीक कर पाएंगे। और साथ में इंडिया अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज को इस समय बढ़ा रहा है। ये 3 फ्रंट वॉर कहां तक हमें ले जाती है और कहां तक हमारी तैयारी, इस पे एक और डिस्कशन करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। नमस्ते, जय हिंद।